नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। खबर बिहार में सबसे पहले रोहतास की खबर, जहां बड़ा हादसा हो गया। करगहर इलाके में बारिश की वजह से 2 मंजिला मकान गिर गया और इस हादसे में 2 बच्चे समेत 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि लगातार बारिश होने की वजह से पुराने मकानों में दरार आ गई थी, इस वजह से यह हादसा हो गया। रोहतास के करगहर में हुआ बड़ा हादसा। बारिश के कारण गिरा 2 मंजिला घर, मलबे में दबकर 2 बच्चों समेत 3 की मौत। रोहतास के करगहर में बुधवार रात को बड़ा हादसा हो गया है। भारी बारिश के चलते 2 मंजिला मकान भरभरा कर गिर गया। बड़की अकोढ़ी गांव में हुए इस भीषण हादसे में 2 बच्चों समेत 3 लोगों की मौत हो गई। सर, ये कम से कम 3-4 बजे के रात के समय भोर में ये सब पूरा नीचे से 2 मंजिला मकान था, नीचे से ऊपर तक सर गिर गया। कितना आदमी घायल है? 7 आदमी घायल है सर। 3 आदमी, 2 बच्चा, एक 4 साल का बच्चा लड़की है और एक 3 साल का लड़का है, 5 साल का लड़का है और एक महिला है। कितना आदमी घायल हुआ? घायल तो बड़ी पूरा परिवार कई आदमी का मौत हुआ? अभी हम लोग नहीं जानते। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त घर के लोग सो रहे थे, इसलिए वो जान बचाने के लिए नहीं भाग सके। बताया जा रहा है कि 2 दिनों की बारिश की वजह से मकान में दरार पड़ गई थी, इसी वजह से यह बड़ा हादसा हुआ। घटना रात में लोग को पहले से कुछ जर्जर अवस्था में था घर, लोग का आभास भी था, लेकिन वो वहाँ से अपना सेफ्टी कवर नहीं किया था। आज रात में घटना घट गई है इस तरह से। इमीडिएट हम लोगों ने जो अपने तरफ से एम्बुलेंस भिजवाया, BDO CO सभी लोग आए, मैं खुद आया। हादसे में 7 लोग घायल भी हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। लोगों को यकीन नहीं हो रहा है कि जो बच्चे कल तक उनके साथ खेलते थे वो आज इस दुनिया में नहीं है। अमरजीत, जी मीडिया, सासाराम। मोतिहारी में आज अलग अलग जगह पर हुए हादसों में 8 लोगों की मौत हो गई। मोतिहारी के चकिया में दाह संस्कार में गए 5 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। NDRF की टीम ने मौके से 5 बच्चों के शव निकाल लिए हैं। वहीं दूसरी घटना पिपरा थाना के बैरिया बंजरिया की है, जहां बूढ़ी गंडक नदी में नहाने के दौरान एक युवक डूब गया। स्थानीय लोगों ने युवक के शव को निकाल लिया। वहीं तीसरी घटना सुगौली के निमुई गांव की है, जहां सिकरहना नदी में नहाने गए 2 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। शुक्रवार को मोतिहारी में 8 लोगों की मौत हुई और जिला प्रशासन ने सभी पीड़ित परिवारों को आर्थिक मुआवजा का ऐलान किया है। पीड़ित परिवारों को 4-4 लाख रुपए की मुआवजा राशि दी जाएगी। मोतिहारी के चकिया में दर्दनाक हादसा हुआ। बरसात के पानी से भरे चौर में 5 बच्चों की डूबकर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि नहाने के दौरान यह हादसा हुआ। करने के लिए आ गया, 5 लड़का आया था, 5 लड़का उसमें डूब गया। दरअसल सभी बच्चे दाह संस्कार में शामिल होने के लिए गए हुए थे। दाह संस्कार के बाद बच्चे इस चौर में नहाने लगे, लेकिन 5 बच्चे गहरे पानी में डूब गए। इसकी जानकारी NDRF को दी गई। NDRF ने घंटों की मशक्कत के बाद बच्चों के शव को बरामद किया और सभी लोगों को आज जिला प्रशासन की स्तर से 4 लाख रुपया अनुग्रह अनुदान दिया जाएगा और जिला पदाधिकारी महोदय खुद जाकर करके चेक उनके परिवार वालों को हस्तांतरित करवाएंगे। जिला प्रशासन ने पीड़ित परिवार के लिए आर्थिक मुआवजे का ऐलान कर दिया है। पीड़ित परिवार को 4-4 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। पंकज, जी मीडिया, मोतिहारी। आकाशीय बिजली गिरने से भोजपुर में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक युवती गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसा उदवंत नगर का है। सरथुआ गांव में बधार में ठनका गिरने से किसान की मौत हो गई। वहीं पियनिया गांव में मवेशी चरा रहे मुन्ना पाल की मौत आकाशीय बिजली की चपेट में आने से हो गई। हादसे में घायल युवती को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ठनका गिरा है, ठनका गिरने से मौत हुआ है। हाँ। कब मतलब हुआ है? तो हम तो भेड़ी बताई बजे तक घड़ी थोड़ी लगे। आप लोग पता कैसे चला? बगल में आदमी चरवाही था और गाँव का लोग हल्ला किया। ये कहाँ गए थे? भेड़ी में भेड़ी चढ़ाने गए थे। जी। कैसे मौत हुआ इनका? ठनका गिरा। कहाँ पे गए थे?
भेड़ी चरा रहे हैं। तब फिर क्या हुआ? तो आदमी खून गांव में कोई नहीं गया। अभी जो बारिश हुआ उसी में ठनका गिरा तो मर गया ना। वहीं मुंगेर में ठनका गिरने से 2 बच्चों की मौत हो गई, जबकि एक शख्स बुरी तरह से झुलस गया है। हादसा धरहरा प्रखंड के माताडीह में हुआ। आकाशीय बिजली गिरने से 2 बच्चों की मौत हुई, जबकि एक शख्स झुलस गया। घायल शख्स को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त दोनों बच्चे मवेशी चरा रहे थे। हादसे में मारे गए बच्चों के परिजनों को जिला प्रशासन की तरफ से आर्थिक मुआवजा देने का ऐलान किया गया है। पीड़ित परिवारों को 4-4 लाख रुपए की मदद की जाएगी। सासाराम में लगातार हो रही बारिश की वजह से शहरी इलाका नरक बन गया है। खासकर सासाराम के शेरशाह के मकबरा की तरफ जाने वाले रास्ते में पानी भर गया है। पानी की निकासी की कोई सुविधा नहीं होने की वजह से आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शिव मंदिर से लेकर शेरशाह के मकबरे तक पूरा इलाका पानी से भरा हुआ है। दरअसल सड़क किनारे जो नाला है वो सड़क से ऊंचा है, इसलिए पानी निकल नहीं पा रहा है। गाड़ी उड़ी भी आता है तो फंस के बीच में गिर जाता है। वो काफी दिनों से पानी गंदा तो लगा रहता है, जाम लगा रहता है। इसका कोई व्यवस्था नहीं, नाली भी बना तो वही ढंग का पानी अभी निकल नहीं पाता है टाइम से। पिछले साल इससे कुछ कम लगता था, इस बार नाला बनने के बावजूद भी इतना पानी लग रहा है कि पीछे यहाँ तक ये तो थोड़े बहुत ये है, आदमी पैदल तो बिल्कुल मुश्किल है। गाड़ी वाले तो पार कभी कभी हो भी जा रहे हैं। बाढ़ का संभावित खतरा देखते हुए आज खुद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय बिहटा स्थित 9वीं एनडीआरएफ मुख्यालय पहुंचे। उन्होंने कमांडेंट विजय सिन्हा समेत एनडीआरएफ के अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की। इस दौरान उन्होंने विजय सिन्हा के काम और सटीक प्लानिंग की केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से जमकर तारीफ भी की। हमारे एनडीआरएफ के इस बटालियन के हमारे मुख्य अधिकारी विजय जी लगातार संपर्क करके निगरानी में हैं। बिहार में नेताओं और उनके साथ काम करने वाले कर्मचारी, अफसर, सुरक्षाकर्मी भी कोरोना संक्रमण की चपेट में आने लगे हैं। सीएम हाउस से जुड़े 30 और लोगों की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है। सीएम हाउस में अब तक 80 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। 650 लोगों के सैंपल की कोरोना जांच हुई थी। सीएम सचिवालय के सुरक्षा कर्मियों में भी इस कोरोना संक्रमण पाया गया है। पुराना सचिवालय के सीएम सेल में तैनात कर्मी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सीएम हाउस ही नहीं, डिप्टी सीएम सुशील मोदी के ऑफिस में भी कोरोना ने दस्तक दे दी है। डिप्टी सीएम सुशील मोदी के ऑफिस के 4 कर्मचारियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। 4 लोगों में डिप्टी सीएम के निजी सचिव भी शामिल हैं। डिप्टी सीएम के ऑफिस में कोरोना के मामले सामने आने के बाद से हड़कंप मच गया है। उनके ऑफिस को सैनिटाइज किया जा रहा है। तो 2 अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री आवास, जहां 80 से ज्यादा लोगों की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, वहीं दूसरी तरफ उप मुख्यमंत्री के दफ्तर में 4 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसमें उनके निजी सचिव भी शामिल हैं। सीएम के बाद सूमो तक कोरोना की आंच। वित्त विभाग के दफ्तर को किया गया सील। सूबे के कई जिलों में लॉकडाउन का फैसला। बिहार में कोरोना संक्रमण की आंच मुख्यमंत्री के बाद उप मुख्यमंत्री तक पहुंच गई है। सुशील मोदी के पीएस कोरोना संक्रमित मिले हैं, जिसके बाद वित्त विभाग के दफ्तर को सील कर दिया गया है। देखिए किस तरीके से जो सुशील कुमार मोदी का जो चैम्बर है, उप मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी सीएम हैं, वित्त विभाग के मंत्री भी हैं, इनके पीए हैं, वो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, जिसके बाद से इनका जो चैम्बर है वो सील कर दिया गया है। इधर देखिए जो पीए जो कार्यालय था, जो इनके जो सारे अधीनस्थ कर्मचारी काम करते थे, वो सील कर दिया गया। उधर सूबे में भी कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ा है, जिसके बाद कई जिलों में फिर से लॉकडाउन लगाने का फैसला किया गया है। इसे लेकर सियासत गरमाई हुई है। ये केवल सरकार लूटने में लगी है। इस नाम पर, कोरोना के नाम पर अरबों रुपया लूटा जा रहा है सरकार के द्वारा, नीतीश कुमार जी के द्वारा और बीजेपी के द्वारा। कोरोना से निपटने का बिहार मॉडल सर्वत्र
प्रशंसा इसको मिली है। प्रधानमंत्री जी ने भी इसकी प्रशंसा की। लगभग 27-28 लाख लोग दूसरे राज्यों से आए, उनके क्वारंटीन, उनके डीबीटी, उनके लिए स्वास्थ्य सुविधाएं और बढ़ती हुई टेस्ट की संख्या के बाद ऐसे आरोपों का कोई अर्थ नहीं है। पटना और भागलपुर में 7-7 दिनों का लॉकडाउन लगेगा। पटना में 10 जुलाई से 16 जुलाई तक लॉकडाउन रहेगा, तो भागलपुर में 9 जुलाई से 16 जुलाई सुबह 6 बजे तक। इसके अलावा नवादा में 3 दिनों तक लॉकडाउन लगाया गया है। 10 जुलाई से 12 जुलाई तक नवादा में लॉकडाउन रहेगा। बक्सर में 3 दिनों के लिए लॉकडाउन रहेगा। 10 जुलाई से 12 जुलाई तक बक्सर में लॉकडाउन है। बेतिया में 9 जुलाई से लॉकडाउन लगाया जाएगा। वहीं मोतिहारी में 10 जुलाई से 14 जुलाई तक लॉकडाउन लगाने का फैसला किया गया है। वहीं खगड़िया में 10 जुलाई से 14 जुलाई तक लॉकडाउन लगाने का फैसला हुआ है। पूर्णिया में भी लॉकडाउन रहेगा। ये फैसला तब किया गया है जब कोरोना का कहर टूटा है। विपक्ष को लगता है कि सरकार ने यह फैसला देर से किया है। कोरोना के यह बढ़ते परिस्थिति को देखते हुए लॉकडाउन ही मात्र एक विकल्प था सरकार के पास। लेकिन आश्चर्य तब होता है कि बिहार सरकार की नींद कब खुलती है, तब जब बिहार विधान परिषद के सभापति के घर में दस्तक दे देता है कोरोना। फिर भी आप सर्वदलीय बैठक बुला के कोई बेहतर निर्णय क्यों नहीं करना चाहते? जब आप प्रभावित होते हैं तो निर्णय लेते हैं, जब जनता प्रभावित होता है तो आप सो जाते हैं 90 दिनों तक। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का लॉकडाउन का निर्णय बहुत ही सही है और उन्होंने 24 घंटे 7 दिन कोरोना से संबंधित सारी परिस्थितियों का आंकलन किया है। स्वास्थ्य मंत्री जी भी लगातार मॉनिटरिंग में लगे हुए हैं। सरकार और जिला प्रशासन ने कई जिलों में लॉकडाउन लगाने का फैसला किया। संभव है कई जिलों के नाम और भी सामने आएंगे जहां लॉकडाउन लगाया जाएगा। नवजीत के साथ रूपेंद्र, जी मीडिया, पटना। सीमांचल में कोरोना का संक्रमण बढ़ने के बाद 3 जिलों में लॉकडाउन लगाने का फैसला किया गया है। सुपौल में 10 जुलाई से 12 जुलाई तक लॉकडाउन रहेगा। इसके अलावा मधेपुरा में 10 जुलाई से 17 जुलाई तक लॉकडाउन लगाने का फैसला किया गया है। दोनों जिलों के डीएम ने यह फैसला किया। कोरोना का कहर शहर शहर बढ़ता जा रहा है, जिसे देखते हुए फिर से लॉकडाउन का फैसला हुआ है। कैमूर में भी लॉकडाउन लगाने का फैसला किया गया। 10 जुलाई से 17 जुलाई तक कैमूर में लॉकडाउन रहेगा। जिलाधिकारी ने यह फैसला किया है। महुआ शहर और मोहनिया शहर में कंपैरेटिवली केस ज़्यादा है। इसको देखते हुए जिला रेस्पॉन्स टीम है, इनके द्वारा निर्णय लिया गया कि अभी लॉकडाउन किया जाए और स्टेट से होम डिपार्टमेंट का डायरेक्शन है कि जिला पदाधिकारी कड़े निर्णय ले सकते हैं। इसके आलोक में हम लोगों ने लॉकडाउन करने का निर्णय लिया है। कैमूर के अलावा मुंगेर और नालंदा में भी लॉकडाउन लगाने का फैसला किया गया है। मुंगेर के डीएम ने बताया कि 10 जुलाई से 16 जुलाई यानी 7 दिनों के लिए मुंगेर में लॉकडाउन लगाया जाएगा। वहीं नालंदा में भी 11 जुलाई से 15 जुलाई तक के लिए लॉकडाउन रहेगा। नालंदा में 5 दिनों का लॉकडाउन है। आरा में 6 दिनों के लिए लॉकडाउन होगा। 10 जुलाई से 15 जुलाई तक भोजपुर में लॉकडाउन का फैसला हुआ है। मुंगेर जिला में अगले 7 दिनों तक लॉकडाउन हम लोग रखेंगे ताकि संक्रमण की इस चेन को, इस कड़ी को रोका जा सके। तो मुंगेर जिला में 10 जुलाई से लेकर 16 जुलाई तक कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा, जिसमें सभी प्रकार के जो निजी वाहन है, लोगों का जो मूवमेंट है वो पूरी तरह से बंद रहेगा। कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए नालंदा के डीएम ने 11 जुलाई से 15 जुलाई तक फिर से लॉकडाउन की घोषणा की है, जिसके बाद बिहार शरीफ के लोग डीएम के इस फैसले की सराहना कर रहे हैं। आज भी नियमों का उल्लंघन करने पर 7 दुकानों को अनुमंडल पदाधिकारी ने सील कर दिया है। जो हालात हैं उसमें लॉकडाउन के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। आपको बता दें कि जांच रिपोर्ट आज जो आई है उसमें सोहसराय के थानेदार समेत 2 पुलिस पदाधिकारियों के अलावा जिले के कुल 41 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके बाद लॉकडाउन बेहद जरूरी हो गया। सरकार की बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि हम सारे लोग यहाँ सेफ रहेंगे। कदम उठा चुकी है, लेकिन हमें लगता है कि और इसमें ठोस रूप से कदम उठाने चाहिए। क्योंकि लॉकडाउन तो होता है, बट हम देखते हैं कि लोग ऐसे ही आपस में मतलब भीड़ एकत्रित किए हुए रहते हैं, तो इसका शायद कुछ
खास असर हो नहीं पाता है। लॉकडाउन जो हुआ है ठीक हुआ है। ये जो निर्णय लिया गया है शहर के लिए बहुत फ़ायदा है और हम लोगों को सारे लोगों को चाहिए कि सपोर्ट करें और इसमें चढ़ बढ़ के हिस्सा लें, घर से बिल्कुल बाहर न निकलें, इससे हम ही लोगों को फायदा है। बड़ी खबर मधुबनी से आ रही है। मधुबनी जेल में कोरोना संक्रमण फैल गया है, जिसको लेकर लगातार आशंका जताई जा रही थी और यह डर बना हुआ था कि कहीं जेल के अंदर अगर कोरोना फैलता है तो तमाम कैदी संक्रमित होंगे और मधुबनी में ऐसा हो गया है। जेल के अंदर कोरोना संक्रमण है। जेल सुपरिटेंडेंट, सिपाही समेत 14 लोग संक्रमित अब तक हो चुके हैं। मधुबनी के मंडल कारा रामपट्टी का यह मामला है। अब सभी कैदियों के सैंपल लिए जा रहे हैं, उनकी भी कोरोना जांच के लिए। तो फिलहाल 14 लोग संक्रमित हुए हैं मधुबनी जेल में, जिसमें जेल सुपरिटेंडेंट और सिपाही भी शामिल हैं। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के कोविड वार्ड के बाहर कई ऐसे शव रखे हैं जिनका अंतिम संस्कार नहीं हो पा रहा है। कई दिनों से शव रखे होने की वजह से शवों से अब दुर्गंध आने लगी है। घर वालों ने कोरोना दहशत की वजह से शव लेने से इनकार कर दिया है। शमशान घाट में दाह संस्कार से जुड़े लोगों ने भी ऐसे शवों का अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया है। नए बने बिजली शवदाह गृह में परमिशन नहीं मिलने की वजह से यहां भी शव को नहीं जलाया जा सकता है। उधर डीएम ने भरोसा दिलाया है कि जल्द ही ऐसे शवों के अंतिम संस्कार का इंतजाम किया जाएगा। आपको बता दें कि भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के कोविड वार्ड में अभी तक 7 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो चुकी है। हम लोगों ने रेड क्रॉस के माध्यम से प्रत्येक वैसे जो कि अनक्लेम्ड बॉडी है उसको लेकर के कुछ जगहों से बात आई थी कि उनके परिवारजन के लोग भी साथ नहीं दे रहे हैं। तो वैसी स्थिति में हम लोगों ने रेड क्रॉस के माध्यम से बॉडी को डिस्पोज करने के लिए व्यवस्था की और रेड क्रॉस के माध्यम से वित्तीय सहायता राशि दी जा रही है, जिसके माध्यम से कराया गया है। बिहार में कोरोना ने जबरदस्त कहर बरपा रखा है। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में जहां तेजी से बढ़ोतरी हो रही है, वहीं मरने वालों का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। बिहार में 24 घंटे के अंदर 9 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हो गई, जिससे मरने वालों की संख्या अब 109 हो गई है। कोरोना के आज 704 नए मामले सामने आए हैं, जिससे संक्रमितों का आंकड़ा 13,978 पहुंच गया है। पटना के लिए भी चिंता की खबर है। पटना में 132 नए मामले सामने आए हैं, जिससे राजधानी में संक्रमितों की संख्या 1,483 हो गई है। बिहार के लिए चिंता की बात यह भी है कि कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से रिकवरी रेट भी तेजी से घट रहा है। कुछ दिनों पहले तक ये 77% तक पहुंच गया था, जो अब सिमटकर 70% पर आ गया है। बिहार में 9,792 लोग कोरोना को मात दे चुके हैं, जबकि एक्टिव केस की संख्या अब 4,076 है। कोरोना से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। कई जिलों में लॉकडाउन लगा दिया गया है। हालात को देखते हुए रेलवे ने भी कई कदम उठाए हैं। रेलवे की तरफ से आइसोलेशन कोच की व्यवस्था की गई है। पटना जंक्शन पर 2 ट्रेनों के कोच को आइसोलेशन वार्ड के तौर पर तैयार किया गया है, जिसमें हर ट्रेन में 20 आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं। हर कोच में 16 मरीजों के रहने की क्षमता है। एक ट्रेन में कुल मिलाकर 320 मरीजों को रखा जा सकता है। पटना जंक्शन के निदेशक की माने तो दानापुर डिवीजन में 55 कोच को मॉडिफाई किया गया है। जैसा निर्देश हुआ था उसके अनुसार हम लोगों ने पटना जंक्शन पर जो कोचेज हैं उसको मॉडिफाई करके कोविड-19 के हिसाब से तैयार किया और ये प्लेटफॉर्म नंबर 6, प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर रखे गए हैं। 2 रेक हमारे पास रेडी हैं। हर रेक में 20 कोचेज हैं। उसके साथ एक AC3 का भी प्रोविजन रखा गया है। और एक बड़ी खबर आ रही है समस्तीपुर से, जहां मुफस्सिल थाना के सोनबरसा में अपराधियों ने एक युवक को गोली मार दी है। बाइक सवार 4 बदमाश हैं, जिन्होंने घर में घुसकर वारदात को अंजाम दिया है। करीब 20 राउंड गोलियां चलाई गई हैं। घायल युवक को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल मनमोहन झा सलेमपुर का रहने वाला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर आ रही है समस्तीपुर से, मुफस्सिल थाना के सोनबरसा की घटना है। अपराधियों ने युवक को गोली मार दी है। बाइक सवार 4 बदमाशों ने घर में घुसकर इस वारदात को अंजाम दिया है और 20 राउंड फायरिंग की गई है। घायल युवक जिसे गोली लगी है उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसका नाम मनमोहन झा है, जो सलेमपुर का रहने वाला बताया जा रहा है। महागठबंधन भी चुनावी तैयारियों में पूरी तरह से जुट गया है। आरजेडी और कांग्रेस में बैठकों का दौर चला। राबड़ी देवी के आवास पर आरजेडी की बैठक हुई। इस बैठक में तमाम दिग्गज शामिल हुए, लेकिन आरजेडी की चिंता पार्टी के भीतर मतभेद को लेकर है, जिसे खत्म करने के लिए भोज का आयोजन किया गया। इस बीच कांग्रेस ने भी कहा है कि राज्य को महागठबंधन से बड़ी उम्मीदें हैं और अलायंस में सब कुछ ठीक है।
चुनावी तैयारियों में जुटा महागठबंधन। राबड़ी आवास पर हुई आरजेडी की बैठक। चुनाव पर रणनीति बनाने में जुटी कांग्रेस। चुनावी तैयारियों को लेकर महागठबंधन में हलचल तेज हो गई है। राबड़ी आवास पर आरजेडी की बैठक बुलाई गई। तमाम दिग्गज शामिल हुए, लेकिन चिंता पार्टी में मतभेद को लेकर है। साथ ही डिजिटल रैली पर भी पार्टी नेताओं ने आपत्ति जताई। हमारी एकता है, लेकिन एकता बनी रहे, क्या हम आग्रह नहीं करेंगे? क्या हम सो जाएं? क्या हम बैठ जाएं? और जो अभी आपके सामने है ना, लूट करके हमारे एमएलसी के लोग चले गए, तो उनसे भी तो सजग रहना है ना। और हमारे वोटर जो हैं वो डिजिटल प्लेटफॉर्म से बिल्कुल अवगत नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हमारी अपील, हमारी पार्टी की, हमारे नेता की अपील रही है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर चुनाव प्रचार करने पर रोक लगाई जाए। उधर कांग्रेस भी चुनाव को लेकर रणनीति बनाने में जुट गई है। कांग्रेस ने दावा किया है कि महागठबंधन में सब ठीक है, और रही बात चेहरे की, तो उस पर भी मिलजुल कर फैसला ले लिया जाएगा। मैंने कहा कि हमारे बीच में कोऑर्डिनेशन है। कल तेजस्वी भाई ने हमको डिनर पे बुलाया था, तो मैं, मदन भाई, सदानंद बाबू, हमारे सेक्रेटरी वीरेंद्र राठौर जी, अखिलेश सिंह जी, हम गए थे। कहते हैं हमारे गुजरात में अन्न बेगा ते ना मन बेगा, माने जो साथ खाते हैं उनका मन भी साथ होता है, हमारा मन भी साथ है। जितना मांझी जी से बात हुई है, उन्होंने मुझे आज चाय पे बुलाया है कि क्या करना है, पर कहने के लिए मेरे साथियों के साथ बात करके मैं आपको बताऊंगा, और जितना हो सकता है जल्द कहूंगा कि हम इस लाइन पे, इस चेहरे के साथ ऐसे जा रहे हैं, वो एक क्लैरिटी करेंगे, पर उसका वक्त आज नहीं है, वक्त आते ही आपको बताऊंगा। तो महागठबंधन में चुनाव को लेकर तैयारी शुरू हो चुकी है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि सीट के बंटवारे का फॉर्मूला क्या निकलता है। हाँ, शुक्रवार की बैठक में आरजेडी ने साफ कर दिया है कि वो सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, तो फिर दूसरे की हिस्सेदारी क्या होगी, ये बड़ा सवाल है। आशुतोष चंद्रा, जी मीडिया, पटना। इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए जी बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।